अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राना सनाउल्लाह ने जावेद लतीफ़ पर हमले किए हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जावेद लतीफ़ के पास अगर कोई सबूत हैं तो नाम बताएं। राना साहब ने यह भी कहा कि जितना मुझे ये यकीन है कि मैं हारा हूँ, उसी तरह मुझे ये भी यकीन है कि जावेद लतीफ़ साहब की शिकस्त भी बिल्कुल दुरुस्त है। और राना सनाउल्लाह ने इन शॉर्ट ये कि उन्होंने जावेद लतीफ़ के इल्ज़ामात और बयानात को झूठ पर मबनी करार दिया, प्रोपेगेंडा करार दिया, झूठा कह दिया। उस पर जावेद लतीफ़ साहब यकीनन भड़क उठे। जावेद लतीफ़ साहब ने राना सनाउल्लाह को जवाब दिया है और उन्होंने ये कहा है कि फैसलाबाद में मुकम्मल शिकस्त खाने पर राना सनाउल्लाह साहब को तो अपनी पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये जो पंजाब की सदारत उन्होंने रखी है, ये तो इसके अहल ही नहीं है, क्योंकि ये फैसलाबाद में शिकस्त खा गए हैं। और सिर्फ राना सनाउल्लाह नहीं, 10 में से 9 सीटें हार गई है नून लीग फैसलाबाद में। तो एक तरह से फैसलाबाद में नून लीग का वाइट वॉश हुआ, एक तरह से फैसलाबाद में क्लीन स्वीप हुआ पीटीआई का नून लीग के खिलाफ। तो उस पर जावेद लतीफ़ साहब अब जवाबी वार करते हुए कह रहे हैं कि जनाब आप ओहदे से इस्तीफ़ा दें, बातें ना करें। और फिर उन्होंने ये भी कहा, जावेद लतीफ़ साहब ने उन्होंने कहा कि यानी राना सनाउल्लाह जब ये कह रहे हैं कि सबूत फराहम करें, तो जावेद लतीफ़ ने कहा कि मैंने जिसको सबूत देने थे दे दिए, मुझे आपको सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। तो दो हारे हुए लोग जो एक तरह से नून लीग का एक ही मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं कि जी ये कंपनी नहीं चलेगी, ये पार्टी नहीं चलेगी, ये हुकूमत नहीं चलेगी, हमारा वादा कोई नहीं है, हमारा वादा तो तब था कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनते। बहुत सारी बातें मुश्तरक हैं दोनों की, लेकिन इस एक नुक्ते पर, इस शिकस्त के नुक्ते पर राना सनाउल्लाह जावेद लतीफ़ की मुखालफत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि जावेद लतीफ़ साहब, चूँकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे इस बात का यकीन है कि नवाज शरीफ की ईमा पर ये बातें कर रहे हैं, वरना वो दोहराते ना बार बार। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, उन्होंने एक और भी दिलचस्प बात की थी। राना सनाउल्लाह ने कहा था कि इनका दुख असल में ये है कि राना तनवीर क्यों जीत गए हैं, तो अगर वो ना जीते होते तो इनको कुछ सुकून हो चुका होता। तो बहरहाल अब लफ्ज़ी जंग चल रही है, दोनों के दरमियान लफ्ज़ी गोलाबारी हो रही है। राना सनाउल्लाह जावेद लतीफ़ पे हमले कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हनीफ अब्बासी साहब ने भी जावेद लतीफ़ पे हमले किए थे, अब जावेद लतीफ़ उनका जवाब देते फिर रहे हैं। जावेद लतीफ़ साहब का कॉन्फिडेंस ये है कि उनको पता है कि मैं खुद अपने तौर पर थोड़ा कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ नवाज शरीफ की ईमा पे कह रहा हूँ, तो इसलिए वो कॉन्फिडेंट हैं, वो कहे चले जा रहे हैं और पार्टी के लोग जो हैं वो उन पर तनकीद कर रहे हैं। तो ये एक जंग दोनों के दरमियान शुरू है और लफ्ज़ी गोलाबारी शदीद हो रही है। एक चीज़ कल से ज़ेर बहस है, काफ़ी दिन से है वैसे तो, लेकिन अब इस बात की तस्दीक होती जा रही है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही जो है वो पीटीआई को नहीं दी जा रही। शेर अफजल मरवत, जिनका नाम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए मुंतखब किया था तहरीक इंसाफ ने, उनके नाम को फाइनल करने में अभी तक रिलक्टेंस थी। और अब ख़बरें मिल रही हैं कि असेंबली सेक्रेटेरिएट के ज़राए से ये पता चल रहा है कि जनाब फैसला हो गया है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इनको नहीं मिलेगी, तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेगी। मैं आपको वापस 2018 में ले जाना चाहता हूँ। जब तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई थी तो वो शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देने में रिलक्टेंट थे और नहीं दे रहे थे शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। और उसका आर्गूमेंट वो ये दे रहे थे, वो कहते थे कि चूँकि 2013 से 18 के दरमियान नून लीग की ही हुकूमत थी और नून लीग की ही ऑडिट रिपोर्ट्स अब कमेटी के सामने पेश होनी है, तो अपने ही दौर की रिपोर्ट्स को कैसे नून लीग जो है वो शहबाज शरीफ साहब कैसे उसको देखेंगे। तो इसलिए उनका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन का नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने ही दौर की चीज़ों को देखना है। अच्छा, लेकिन उस पर शोर शराबा हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं जनाब, अपोजिशन लीडर ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होता है, यही रवायत चली आ रही है। और वो उस पर अड़ गए, अपोजिशन उस पर अड़ गई और बिल आखिर तहरीक इंसाफ को सरेंडर करना पड़ा और तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ को ही अपोजिशन यानी जो अपोजिशन लीडर थे उनको ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया। वो अलग बात के बाद में उन्होंने खुद छोड़ दी, फिर राना तनवीर के पास आ गई, फिर वो इनके नूर आलम खान के पास आ गई। लेकिन ये रवायत जो 2008 से तकरीबन चली आ रही है, जिसमें अपोजिशन लीडर को यानी उस वक्त पीपल्स पार्टी ने चौधरी निसार को बना दिया, फिर उसके बाद जो नून लीग आई तो उन्होंने इनको बना दिया खुर्शीद शाह साहब को। तो एक मुकमुका का सिलसिला चलता रहा। वो उनकी गलतियां छुपाते रहे, वो उनकी गलतियां छुपाते रहे, दोनों एक दूसरे की छुपाते रहे, दोनों अपनी अपनी भी छुपाते रहे, क्योंकि दोनों के ऑडिट पैराज लगे होते थे।
अब आकर रौला पड़ गया है, वो कह रहे हैं कि जी ये तो कोई कानून ही नहीं है। हुकूमत कह रही है कि शेर अफजल मरवत को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाना ये तो कोई कानून ही नहीं है। तो कानून तो नहीं है, ये बात ठीक है, लेकिन रवायत तो है। और अगर कानून नहीं है, रवायत नहीं है, तो शहबाज शरीफ साहब फिर 2018 में क्यों अड़ गए थे और क्यों कह रहे थे कि जी हमारा ही बनेगा, अपोजिशन लीडर ही बनेगा, और वो बन के रहे थे। और आखिर तक ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो उस वक्त पहले अपोजिशन के पास रही, शहबाज शरीफ के पास, और जब फिर हुकूमत में आ गए तो फिर नूर आलम खान जो मुनहरिफ हो गए थे, नूर आलम खान के पास चले गए, यानी हुकूमत ही के पास आ गई। तो यूँ होता रहा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेर अफजल मरवत के नाम पर एतराज़ है हुकूमत को या पार्टी पर एतराज़ है, ये अभी वाज़े नहीं किया गया। यानी अगर वही कहना कि जी शेर अफजल मरवत को हम नहीं बनाना चाहते, आप कोई और नाम दे दें या उमर अयूब साहब खुद बन जाएं, तो वो एक दूसरी बात होगी। लेकिन अभी तक तो ये पता चल रहा है कि शायद वो तहरीक इंसाफ को ये जो कमेटी है वो देना ही नहीं चाहते। तो ऐसी सूरत में मेरा ख्याल है कि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी और अपने अपने मसाइल जो है वो दबाए जाएंगे, और तहरीक इंसाफ जिसकी हुकूमत थी उसके ऑडिट पैराज निकाल के उनको उछाला जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो कि पार्लियामेंट की बहुत ही मुफीद कमेटी है, अपना बड़ा ज़बरदस्त इख्तियारात भी रखती है और उसके पास और बड़ा अच्छा काम भी कर सकती है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब इस कमेटी में भी सिर्फ और सिर्फ सियासत ही होगी, जो पिछले कुछ अर्से से हम देख रहे हैं। अच्छा जनाब, एक मामला और है, और वो है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट में आता हूँ उस मामले पर जो पुलिस एहलकार को हिट करने वाली खातून है आमिर मतीन साहब की, उनको अहलिया बताया जा रहा है। क्या मामला है ज़रा उस पर बात करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास होने जा रहा है, और फुल कोर्ट इजलास इसलिए हो रहा है कि वो 6 जजेस ने ख़त लिखा था, उस पर गौर किया जाएगा। वाह सुबहान अल्लाह, वो कहते हैं कि हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। ये 6 जजेस बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखते रहे, कहते रहे कि जनाब हम पे दबाव है, देखें हमारे घर पे कैमरे लगा दिए हैं, देखें हमारे बहनोई को उठा लिया है, देखें ये टॉर्चर हो रहा है, देखें करंट लगाया जा रहा है। ये सारी बातें जब वो कहते रहे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के कान पर जून तक नहीं रेंगी। आज जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और अब तक ये केस लग जाना चाहिए था, लेकिन अब जो है वो इस मामले को नीचे नीचे सेटल करने की कोशिश की जा रही है और तजावीज़ ढूंढी जा रही हैं कि जनाब ये क्या किया जाए। तो अब आमिर फारूक साहब को ख्याल आया है कि अब उन्हें बैठ के इस मामले पर डिस्कशन करनी चाहिए, तजावीज़ मांगनी चाहिए, ताकि ये मामला बाला सेटल हो जाए। बारों बार इसके मामले की सेटिंग हो जाए और कहा जाए कि जी ठीक है जी, हमने इन हाउस अपने बैठ के प्लानिंग्स कर ली हैं, हमने इस मामले को ठीक कर लिया है, हमने वो जजेस जिनकी शिकायत थी उनकी शिकायत को दूर भी कर दिया है, हमने सारा मामला कंट्रोल में कर लिया, तो अब किसी भी मसले की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह की प्लानिंग बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ये तजावीज़ बना के सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएंगी और देखा जाएगा कि अब इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है खुश उसलूबी के साथ। वो कहानी के आखिर में होता है ना कि और सब हंसी खुशी रहने लगे, तो वो सब हंसी खुशी रहने की कोशिश करने के लिए आज एक इजलास हो रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और देखते हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की सदारत में होने वाले इस इजलास से क्या निकलता है। आसिफ जरदारी साहब इस्तिस्ना पे इस्तिस्ना मांगते चले जा रहे हैं, इस्तिस्ना पे इस्तिस्ना मांगते चले जा रहे हैं। आज उन्होंने ठट्ठा वाटर सप्लाई वाला जो है, कल इनफैक्ट ठट्ठा वाटर सप्लाई वाली जो करप्शन केस है उसमें भी नैब के केस में सदारती इस्तिस्ना मांग लिया। पहले भी वो कई केसेस में इस्तिस्ना मांग चुके हैं। जो गाड़ियों का रेफरेंस है तोशा खाना वाला, उस पर भी इस्तिस्ना मांग चुके हैं। लेकिन इसमें दिलचस्प बात ये हुई है ठट्ठा वाले केस में कि इसमें नैब ने लिख के दे दिया है अदालत को, नैब अदालत को। उन्होंने कहा जी आसिफ जरदारी साहब को तो आइन के आर्टिकल 248 के तहत सदारती इस्तिस्ना हासिल है, इसलिए उनको इस केस में अब शामिल नहीं किया जा सकता। ये नैब ने लिखकर अदालत को दे दिया है। यानी जो जाहिर है आसिफ जरदारी साहब के वकीलों ने तो ये कहना ही था, वो तो कह ही रहे हैं, वो तो हर केस में जाके कह देते हैं कि सदारती इस्तिस्ना हासिल है। लेकिन अब नैब ने लिख कर अदालत को दे दिया कि जनाब आसिफ जरदारी साहब को तो अब शामिल ना करें क्योंकि उनको सदारती इस्तिस्ना हासिल है। अब लगता है कि नैब वो जो रेफरेंसेस उसने खुद बनाए थे वो एक एक करके रेफरेंसेस ख़त्म करने की प्लानिंग हो रही है। पहले नवाज शरीफ का तोशा खाना वाला केस ख़त्म करने का मंसूबा बनाया गया और रिपोर्ट जमा कराएगी कि नहीं जनाब इन्होंने तो गाड़ी तोशा खाना से ली ही नहीं है, और अब इनके इस्तिस्ना की मामला भी नैब ने उठा लिया। तो नैब जो है वो हुकूमत की बन गई है बी टीम। मतलब नैब की क्रेडिबिलिटी पहले से ही इसी किस्म की है, लेकिन अब तो बिल्कुल ही उक्का ही सत्यानाश हो गया। और अब वो सदर जरदारी साहब के
सजात इस्तिस्ना की रिपोर्टें बना बना के अदालतों में जमा करा रहे हैं। तो ये है जनाब नैब, ये है नैब की रह गई है औकात। तो आज वैसे तो मैं खैर इस कानून को बड़ी हैरत की नज़र से देखता हूँ, ये जो इस्तिस्ना वाली बात है, क्योंकि इस्तिस्ना का क्या तसव्वुर है? यानी कोई भी शख्स करप्शन करे और सदर बन जाए तो क्या उससे हिसाब नहीं मांगा जा सकता? अगर एक इस्लामी रियासत में अमीर से हिसाब मांगा जा सकता है, उसके कुर्तों पे हिसाब मांगा जा सकता है कि 2 चादरें आपके पास कहाँ से आईं, तो सदर से इस्तिस्ना क्यों नहीं मांगा जा सकता? तो ये बुनियादी तौर पर ये जो कानून है, मैं तो इसी के ख़िलाफ़ हूँ। और फिर चलें सदर होते हुए कोई शख्स कुछ कर रहा है तो उसको इस्तिस्ना हासिल हो, फिर भी हो, लेकिन माजी के सारे करप्शन सदर बनने से धुल जाती है। यानी आप सदर बन गए तो माजी की सारी करप्शन या आपके जुर्मों का हिसाब आपसे नहीं मांगा जा सकता। ये किस किस्म का कानून है? ये किस किस्म की हम सोसाइटी में रहते हैं? ये गैर मंतकी बात है कि कैसे किसी शख्स को जो है वो उसके करप्शन का, यानी नैब ये नहीं कह रही कि नहीं जनाब गलत फहमी हो गई थी, आसिफ जरदारी ने करप्शन नहीं की। वो कह रही है कि चूंकि भी ये सदर बन गए इनका एहतसाब नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये गैर मंतकी बात है। एहतसाब क्यों नहीं हो सकता? कौन है ऐसा शख्स जिसका एहतसाब नहीं हो सकता या जो एहतसाब से भाला है? तो ये कानून ही मेरी नज़र में दुरुस्त नहीं है। अच्छा जनाब, आमिर मतीन साहब, एक खातून जो है वो पुलिस ने अहलकार को हिट किया, अगरचे वो जो वीडियो वायरल हुई है वो नामुकम्मल है, और उसका पहला हिस्सा जो है वो हामिद मीर साहब ने अपलोड किया है, जिसमें वो खातून कह रही हैं कि देखिए माफ़ कर दीजिए, देखिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, या मुझे चालान बना दीजिए, मैं इसको कहीं और जमा करा दूंगी, पहुंच के जमा करा दूंगी। तो एहलकार जिद कर रहे हैं कि नहीं, ये चालान आपको यहीं पर जमा कराना पड़ेगा। फिर उन्होंने पर्स में हाथ डाला खातून ने, फिर वो पर्स में हाथ डाल के ढूंढ रही हैं कुछ, और वो हामिद मीर साहब के ट्विटर पे मैंने भी इसको रीट्वीट किया, जाकर देखिएगा इस वीडियो को। तो वो फिर कहती हैं कि जी मेरे पास ये पैसे हैं, मुझे यहाँ से फैसलाबाद से यहाँ तक का जो टोल बनता है वो मुझसे ले लें, लेकिन जुर्माना, ओवर स्पीडिंग का जुर्माना अदा करने के फ़िलहाल पैसे नहीं हैं। लेकिन अहलकार जो है वहाँ पर उनकी ज़ुबान बुलंद होना शुरू होती है। मैं खातून को जस्टिफाई नहीं कर रहा, वो किसी सूरत उनको ये नहीं करना चाहिए था कि वो अहलकार को हिट करती हुई चली जाती, वो सारा दिन भी वहाँ उनको खड़ा होना पड़ता, तो वो उनको होना चाहिए था। ये तो कोई जवाज़ ही नहीं है कि वो खातून किसी को हिट करें और वो बैरियर क्रॉस करते हुए चले जाएँ। इस तरह तो कानून निज़ाम चल ही नहीं सकता। लेकिन मैं उस वीडियो में जो मैंने हामिद मीर साहब ने की और मैंने भी उसको रिट्वीट किया है, उसमें अचानक टेम्परेचर वहाँ बढ़ना शुरू होता है, जहाँ पे अहलकार की ज़बान ख़राब होना शुरू होती है, और वो अहलकार कहना शुरू होते हैं कि आप औरत होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं, और आप पहले हमें आपने रोंदने की कोशिश की है, और ये किया और वो किया। तो वहाँ पर फिर लाउड होना शुरू हुई खातून भी और वो। अब इसको प्रोपेगेंडा हो रहा है कि ये आमिर मतीन साहब की अहलियाँ हैं और आमिर मतीन साहब उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखिए आमिर मतीन साहब इस वक्त सो रहे हैं जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने उनसे रब्ता करने की कोशिश की है, वो मैं उनका मौक़िफ़ तो नहीं ले सका। मैं आज उनसे बात होगी तो मैं उनसे पूछूंगा ज़रूर। लेकिन जो मेरे इल्म में है वो ये है कि आमिर मतीन साहब की, जब से मैं उनको जानता हूँ, 15-20 साल हो गए मुझे जाते हुए उनके घर में, कोई 12-13-14 साल हो गए जब से मैं आमिर मतीन साहब को जानता हूँ। मैं उनके घर में मुझे आते जाते हो गए। उनके घर में कोई खातून नहीं है, उनकी कोई अहलिया नहीं है। पिछले 12 साल से उनकी कोई अहलिया नहीं है, 12-15 साल से कम अज़ कम, जितना मैं जानता हूँ। हो सकता है उससे पहले से ना हो। आमिर मतीन साहब एक ज़माने से एक सिंगल लाइफ गुजार रहे हैं, उनके घर में मुलाजिम होते हैं और वो होते हैं। अब कुछ अर्सा पहले उनके भाई जिनको लाहौर में थे और हार्ट अटैक हुआ है, तो वो उनकी फैमिली को अपने साथ ले आए। तो आमिर मतीन साहब बहुत ज़माने से सिंगल हैं, और उनकी जहाँ तक मेरे में था कि फैमिली अब्रॉड थी, बाहर शायद अमेरिका वगैरह में थी, अब यहाँ आई हो तो मुझे नहीं पता। तो आमिर मतीन साहब का इस वाक़े से कोई लेना देना नहीं हो सकता, ये मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, क्योंकि उनकी कोई फैमिली नहीं है इस वक्त, मतलब वो सिंगल हैं। दो सादा सी बात है ये है। बाकी मैं ज़रा उनका मौक़िफ़ लूँगा, फिर मैं आपको उसकी तफसीलात बताऊँगा। तो आमिर मतीन साहब के साथ इस मामले को ना जोड़ा जाए, मेरी आपसे दरख्वास्त होगी। खातून जो भी हैं उन्होंने गलत किया, और कानून अपना रास्ता लेता है, वो लेगा, यकीनन लेगा, और लेना चाहिए भी। खातून ने गलत किया है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन इसमें आमिर मतीन साहब को रगेदना या उनको शामिल करना वो किसी सूरत जो है वो मुनासिब नहीं है। तो ये बात जो है वो मैं आपको कैटेगोरिकली बता दूं कि आमिर साहब की फैमिली नहीं है। आमिर साहब सिंगल हैं एक ज़माने से, और वो तो एक मतलब वो 10-12 साल तो मैं देखता रहा कि वो उनके मुलाजिम घर में होते हैं और उनके घर में कोई और होता ही नहीं था। अब उनके भाई आए हैं, वो एक पोर्शन में उनके छोटे भाई जो हैं वो रह रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हुई थी। तो ये है सारा मामला। अच्छा जनाब, आखिरी बात यह है कि ईरान के सदर आए हुए हैं, और ईरान के सदर जो हैं वो पाकिस्तान में हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दौरा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है,
ये अहम दौरा है, 8 साल के बाद हो रहा है। ईरान और पाकिस्तान का ख़ित्ते को पैगाम देना कि उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, ये बहुत ज़रूरी था, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। लेकिन मेरे एक दो सवाल हैं, वो ये है कि गैस पाइपलाइन का क्या बन रहा है। इस पूरे दौरे में उसका जिक्र नहीं है। गैस पाइपलाइन के हवाले से जो ईरान कह रहा था कि मुकम्मल करें वरना आपको पेनल्टी हिट करेंगे, पाकिस्तान कह रहा था कि जनाब ऐसा ना करें। तो गैस पाइपलाइन का ना किसी दौरे में, किसी एलामिया में जिक्र है, ना किसी और चीज़ में जिक्र है। तो एक तो वो तशनगी बाकी है, वो होनी चाहिए। दूसरी तशनगी ये बाकी है कि जो 10 अरब डॉलर की ट्रेड की बात हो रही है कि ट्रेड के वॉल्यूम को 10 बिलियन डॉलर तक बढ़ाया जाएगा, तो उसमें मेरा सवाल यह है कि ट्रेड में इंपोर्ट कितनी और एक्सपोर्ट कितनी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को का कहना यह है कि ये जो वॉल्यूम बढ़ रहा है इसमें पाकिस्तान की इंपोर्ट बढ़ रही है। ईरान से हम इंपोर्ट करेंगे कुछ चीज़ों को, अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा इंपोर्ट्स का तो नुकसान ही होता है। फ़ायदा तो तब है कि जब आप एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा रहे हों। तो क्या ईरान भी हमसे कुछ इंपोर्ट करेगा, हम ईरान को कुछ एक्सपोर्ट कर रहे होंगे? मेरा ख्याल है इसकी वजाहत भी हो जानी चाहिए, क्योंकि सबकी हेडलाइंस यही हैं कि ट्रेड का वॉल्यूम 10 बिलियन डॉलर हो गया, ट्रेड का वॉल्यूम 10 बिलियन डॉलर हो गया, लेकिन उसमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कितनी बढ़ेंगी? ये एक मेरा ख्याल है, इसको आपको अलग अलग करके बताने की ज़रूरत है, ब्रेक डाउन करके बताने की ज़रूरत है। तो ये तशनगी तब ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है, पाकिस्तान और ईरान दोनों को इसका फ़ायदा होगा और ख़ित्ते में मेरा ख्याल है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज जाएगा। इस दौरे को मजमूई तौर पर तहसीन की नज़र से देखना चाहिए और इन दो सवाल जो मैंने रखे हैं इसका जवाब भी ज़रूर आना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।